हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आप लोग का स्वागत है फिर से पहलवान सर रेसिपी क्लासेस में। तो आज आपने थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं कि एसएपी क्या है, ईआरपी क्या है और ईआरपी की ज़रूरत क्या है। व्हाई इज़ ईआरपी रिक्वायर्ड। तो ईआरपी की ज़रूरत क्या है, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एसएपी क्या है और ईआरपी क्या है। तो मेरे साथ बने रहे लास्ट तक ताकि आपको ये पता लग पाए एसएपी के बारे में और ईआरपी के बारे में कि ईआरपी क्यों यूज़ होता है और एसएपी क्यों यूज़ होता है। तो इसके पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि मैं आपको आसान तरीके से बताऊं, आसान एग्जांपल्स दूं ताकि आपको ईज़िली एसएपी जो सॉफ्टवेयर है जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको ईज़िली एसएपी समझ में आ जाए। आपको ये मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब मैं गया था पढ़ने तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि एसएपी इज़ ओशन। तो मतलब एक मिथ क्रिएट कर दिया गया है कि मतलब ये बहुत टफ़ है, ऐसा है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप डेडिकेटली अगर आप पढ़ेंगे तो ये टफ़ नहीं है। और अगर आप टाइम पास और ऐसे ही उतना मन अच्छे से नहीं स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी टफ़ है। ऐसे भी क्या कुछ भी टफ़ है। और अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो 3 से 4 महीने में आपकी जॉब लग जाएगी। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये सॉफ्टवेयर, मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ईजी एग्जांपल्स देके अच्छे से सिंपल वे में ये सॉफ्टवेयर को समझाऊँ, जो कि ताकि आप ये अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ और अच्छे से आपको जॉब लग जाए। तो चलिए, एसएपी स्टैंड्स फॉर सिस्टम एप्लीकेशन and products in data processing। तो एस का मतलब सिस्टम हो गया जी, ए का मतलब एप्लीकेशन हो गया और पी का मतलब प्रोडक्ट्स हो गया डेटा को प्रोसेस करने में। तो ये है। तो मेन इसका काम है कि डेटा को अच्छे से स्टोर करना। तो मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा, आप बने रहे हैं मेरे वीडियो के साथ। मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऐसे ये इस डिटेल में इसको समझाऊंगा एसएपी के बारे में। तो चलिए, क्योंकि एसएपी जो है वो ईआरपी का एक टूल है, ईआरपी का एक प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हमें ईआरपी भी समझना पड़ेगा। एसएपी को समझने से पहले चलिए थोड़ा सा ईआरपी को समझ लेते हैं, अच्छे से ईआरपी को समझ लेते हैं। ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ERP एंटरप्राइज रिसोर्स एंड प्लानिंग। तो ई का मतलब हो गया भैया एंटरप्राइज, आर का मतलब हो गया रिसोर्सेस और पी का मतलब हो गया प्लानिंग। ठीक है। तो एंटरप्राइज क्या होता है जी? तो एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म। जैसे कि आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या ले सकते हैं, कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है, सारी कोल्ड ड्रिंक्स कोका कोला बनाती है, पता है हमें। फिर जैसे आप अपना गवर्नमेंट कंपनी ले सकते हैं, जैसे सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल हो गया। और ये सारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा एंटरप्राइज का ही हिस्सा है। जैसे प्राइवेट कंपनी होता है, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, टाटा स्टील हो गया। तो ये सब क्या है, एंटरप्राइज है। अभी एक MBA चाय वाला, वो भी क्या है, वो छोटा सा कंपनी है ना, छोटा सा बिजनेस उन्होंने शुरू किया। अब वो क्या है, MBA चाय वाला, वो भी एक कंपनी है, वो भी एक छोटा सा फर्म है। तो वो भी एंटरप्राइज का हिस्सा है। जैसे कि कोका कोला, सोनी, सेल एंड MBA चाय वाला। ठीक है जी। अब रिसोर्स क्या क्या चाहिए, तो देखिए जी,
तो ये इंटरप्राइज खुद ब खुद तो चलेगा नहीं। तो पहले रिसोर्स मैं बता देता हूँ कि रिसोर्स होता क्या है। तो 5 चीज़ें इसमें जनरली रहती हैं। एक तो रहेगा जी मनी, दूसरा इसमें जो रहेगा वो रहेगा मैन, तीसरा जो रहेगा इसमें रहेगा मटेरियल, चौथा जो इसमें रहेगा वो रहेगा मैन्युफैक्चरिंग, पांचवा जो रहेगा इसमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिसोर्सेज देखो आप, तो भैया ये कंपनी आपने सपोज़ मान लो जैसे ये MBA चाय वाला है, ठीक है। मान लीजिए कि हमने चाय की दुकान खोली, ठीक है। तो चाय की दुकान खोली और हमने थोड़ा सा एक अच्छा स्पेस हमने खोला, एक मतलब उसमें थोड़ा सा हमने चाय भी बेच रहे हैं, बिस्किट भी बेच रहे हैं और नाश्ते की भी चीज़ें बेच रहे हैं। तो क्या हम ऑर्गेनाइजेशन तो हमने खोल लिया, तो अब खुद से तो चलेगा नहीं ना, उसमें रिसोर्स पैसा हमें लगाना पड़ेगा, हमें रॉ मटेरियल मतलब चाय पत्ती लाना पड़ेगा। तो पैसा लगाएंगे, मनी हो गया। रॉ मटेरियल मतलब हमें चाय पत्ती चाहिए, अदरक चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, तो वो क्या हो गया, मटेरियल हो गया। उसको बनाना होगा, उस चीज़ को हम बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, चाय बनाएंगे तभी तो उसको यूज़ करके तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। फिर उसको बेचेंगे तो वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और हमें मानिए 2-3 स्टाफ भी, मानिए चाय का बिज़नेस शुरू किए हैं तो हमें शुरू में तो उतने स्टाफ चाहिए नहीं, चलिए 2-3 स्टाफ ही लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, मैन चाहिए। तो देखिए रिसोर्स चाहिए, एंटरप्राइज। हम MBA चाय सिंपल वे में ले रहे हैं कि हम मतलब सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं कि MBA चाय वाला हो गया, उसको ये रिसोर्सेज चाहिए और प्लानिंग, और इन सारे रिसोर्सेज को अच्छे से प्लान करना है। मतलब कि हमें पैसा कितना इन्वेस्ट करना है, कौन से लोग से कितना काम कराना है, कैसे कैसे काम कराना है, कितना मटेरियल मंगाना है, मतलब ये सारी चीज़ों का अच्छे से प्लानिंग होना चाहिए। कैसे मैन्युफैक्चर करना है, कितना इनपुट लगाना, मतलब चाय जो बनाना है तो उसमें दूध कितना डालना है, पानी कितना डालना है, चाय पत्ती कितना डालना है। तो ये हर एक चीज़ की प्लानिंग जितनी अच्छी होगी, जितनी गुड प्लानिंग होगी उतना हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी होगा। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मतलब हमारे जो कस्टमर होंगे वो संतुष्ट भी रहेंगे। तो ये इंटरप्राइज हो गया जी, ये रिसोर्स हो गया, और इन सारी रिसोर्सेज को अच्छे से प्लानिंग करना है, ये हो गया। तो मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि जो मेरा आप लोग को एक थ्री इडियट्स की मूवी का सीन याद होगा। तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल इजी फॉर्म में, आसान फॉर्म में, ताकि आपको ये ऐसे पे सब बोलते हैं ओशियन है, ओशियन कुछ नहीं है, मेहनत करेंगे तो ये बिल्कुल आसान है, ये हो जाएगा। अगर आप 4 महीने डेडिकेशन के साथ करेंगे, 3 से 4 महीने, तो हो जाएगा। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ थ्री इडियट्स मूवी का, जिससे आप समझ जाएंगे। मैं आपको वैसे ही पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से। ये सीन याद होगा आप लोग को इस मूवी का। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? एक्चुअली सर बचपन से चाहता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढूं। आज यहाँ बैठा हूँ, बहुत मजा आ रहा है सर। ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है, बोलो मशीन का डेफिनेशन बोलो। सर मशीन इज एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट सर। विल यू प्लीज इलैबोरेट? सर हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है सर। गर्मी लगी है, बटन दबाया, हवा चालू, फैन, मशीन है सर। मीलों दूर आप अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, टेलीफोन, मशीन है सर। करोड़ों का हिसाब चुटकी में करता है, कैलकुलेटर, मशीन है सर। सर एक्चुअली हम मशीनों से घिरे हुए हैं सर। पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर। एक सेकंड में डेफिनेशन क्या है? Transmitted and modified as a screw in its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple. लेकिन सर मैंने भी तो वही बताया सर, आसान भाषा में। आपको तो सिंपल भाषा पसंद हो तो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन कीजिए। लेकिन सर मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। ऐसे किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा? आप किताब से ज्यादा जानते हैं। किताब में यही डेफिनेशन है,
और अगर आपको पास होना हो तो हाँ जी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मतलब मेरा मकसद ही मैं आपको आसान भाषा में और एक बिल्कुल इजी वे में पढ़ाऊँगा, ताकि आपको अच्छे से आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाए ये सॉफ्टवेयर, और आप लोग को जॉब लगने में आसानी हो और कोई मुश्किल ना हो। तो मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊँगा, बस मैं एक किया, मैं आपको डेमो दिखा रहा था कि आप वैसे देख लो, और वैसे ही मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो ERP का मतलब मैंने आपको बता दिया, रिसोर्स भी बता दिया, और प्लानिंग भी मैंने बता दिया आपको। तो प्लानिंग वही अच्छे से करना है, हम रिसोर्स को अच्छे से यूज़ करें, ताकि हम मतलब हमें क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो पाए, और हमें कस्टमर्स, हमें मतलब अपना क्वालिटी भी नहीं हटाना। मतलब अगर हम चाय बेच रहे हैं तो हमें चाय में कितना क्वांटिटी दूध डालना है, मतलब हर चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि हमें अपना कॉस्ट भी हमारा सही रहे। हम जो चाय बना रहे हैं या बिस्किट बना रहे हैं, तो उसका कॉस्ट भी हमारा सही हो, और उससे हमें अच्छा प्रॉफिट भी निकले। सपोज़ अगर हम 20 रुपये चाय में ले रहे हैं, तो हम 10 रुपये हमारा प्रॉफिट निकले, और हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देखना है। तो ये हर छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, तो ये प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी ज़रूर देखती है। सिर्फ इनका प्रॉफिट कमाना ही मोटिव नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्लानिंग करना होगा ना। विदाउट प्लानिंग हम विदाउट प्लानिंग, विदाउट ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग हम नहीं ये कर सकते ये चीज़। तो यही है इंटरप्राइज रिसोर्स एंड प्लानिंग। तो चलिए, अभी MBA चाय वाला का ही जो है, जो अभी बहुत फेमस हो चुका है, आप लोगों को पता है कि MBA चाय वाला जो है वो बहुत फेमस हो चुका है, और उसका बिज़नेस बहुत बड़ा हो चुका है, आप लोगों को जैसा पता है। और उसका 5 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। उसने शुरुआत ठेला से किया था, और अभी वो 5 करोड़ का मतलब उसका टर्नओवर है उसके बिज़नेस का। और मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। तो हम MBA चाय वाला का ही एग्ज़ाम्पल लेके पढ़ेंगे, और मैं आपको एक बार उसका भी एक क्लिप दिखा दूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं थोड़ा टाइम ही लूँगा, और मैं उसका एक क्लिप दिखा देता हूँ आप लोगों को। उसका बिज़नेस है, वो सारी प्लानिंग चल रही है, सारा ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से चीज़ें चल रही हैं उसके। तो मैं वही आपको दिखा देता हूँ। आज मैं आपको MBA चाय वाला का नया और सबसे बड़ा ऑफिस दिखाता हूँ। देखिए, पहला फ्रंट है हमारा MBA चाय वाला। ये हमारा एक्चुअल लोगो, ये मेरा फेस है। MBA चाय वाला, इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक चाय वाला। तो ये हो गया भैया, अच्छे से दिखा दो इसको। दिखाया आपने? ठीक है, अब मैं आपको ऑफिस दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये एंट्रेंस होता है, कोई आता है इंतजार कर लेता है थोड़ी देर यहाँ पे। ये थोड़े बहुत गिफ्ट है हमने लगा रखे हैं, कप वप लगा रखा है यहाँ पे, ये सब। दिस इज अवर न्यू ऑफिस। और आ जाओ अंदर। टू कन्याकुमारी हो रहा है, इंटीरियर का काम हो रहा है, एक्सटीरियर का काम हो रहा है, वीडियो एडिटिंग हो रही है, ब्लॉग एडिटिंग करता है हमारा सिद्धांत, तो उसको भी आप देख सकते हो। हाय सिद्धांत, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन। सो ये है, बाकी थोड़ी बहुत क्या रख रखी है हम लोगों ने। इसमें और भी बहुत सारी चीजें है ना, और भी बाकी लोग हैं थोड़ा छुट्टी पे, अभी चालू है ना ऑफिस। भाई हाई कर दो हमारी टीम को, यूट्यूब की जनता को हाई करो, हाई करो। तो आपने देखा कि MBA चाय वाला हो के भाई वो ऑफिस में उसने मतलब बंदे इतने सारे क्यों रखे हुए हैं, वो ऑफिस में क्या कर रहा है, वो ऑफिस में कंप्यूटर उसने क्यों रखा हुआ है, वो क्या कर रहा है। तो भाई उसका बिज़नेस बड़ा हो चुका है, और वो प्लानिंग कर रहा है, वो अच्छे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, वो अपने बिज़नेस को पूरे इंडिया में फैलाना चाहता है, वो अपने बिज़नेस को अब्रॉड लेना चाहता है। तो मतलब प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी ना। मतलब चाय का बिज़नेस करके भी सिर्फ वो ठेले तक तो नहीं है, अभी वो प्लानिंग कर रहा है ना। उसके लिए सिस्टम उसने प्लानिंग किया, उसने मैंने जैसे भी ERP के बारे में आपको बताया। तो वो क्या कर रहा है, तो वो चीज़ें वही वो प्लानिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहा है, अपने बिज़नेस को और बढ़ाना चाहता है। तो चलिए, अभी हम MBA चाय वाला का ही एग्जाम्पल लेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। तो मान लो MBA चाय वाला सिर्फ चाय नहीं बेच रहा है, वो बिस्किट भी बेच रहा है, नमकीन भी बेच रहा है, बर्गर भी बेच रहा है, पिज़्ज़ा भी बेच रहा है, और सारे मतलब स्नैक्स और नाश्ते की चीज़ें वो का आइटम वो बना रहा है, मैन्युफैक्चर भी कर रहा है और बेच भी रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, बेच भी रहा है अपने स्टॉल्स पे, और क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है। डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट शहर में वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और इवन उसका भी प्लानिंग तो बाहर में एक्सपोर्ट करने का भी है। तो चलिए, MBA चाय वाला
सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये है सेल्स डिपार्टमेंट, ये है प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, इन्वेंटरी डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जी मैंने जैसे बताया कि आप ये चीज़ याद रखना कि ये सिर्फ चाय नहीं बेच रहा है, ये बिस्किट भी बना रहा है, बिस्किट बना के बेच रहा है, नमकीन बना के बेच रहा है, और बर्गर बना के बेच रहा है, पिज़्ज़ा बना के बेच रहा है अभी। तो ये सारा एक सिनारियो लेते हैं। चलिए एक इसके एग्जांपल को समझ के हम SAP ERP को समझने की कोशिश, सबसे पहले मैं ERP बता रहा हूँ, ERP को समझने की कोशिश करते हैं एक डिटेल में, एक बिजनेस सिनारियो को, MBA चाय वाला के बिजनेस प्रोसेस को समझ के, इसके बिजनेस सिनारियो को समझ के। तो मान लीजिए कोई कस्टमर सेल्स, भाई उसको 10 पैकेट बिस्किट चाहिए, और वो MBA चाय वाले के शॉप पे गया, काउंटर पे गया, इसके आउटलेट पे गया, तो कहाँ पे जाएगा वो भाई इसके सेल्स डिपार्टमेंट पे जाएगा ना, वही तो सेलिंग कर रहा है। तो कस्टमर यहाँ पे, कस्टमर आया, बोला कि भाई मुझे 10 पैकेट्स बिस्किट चाहिए। जो भी मतलब 10 पैकेट बिस्किट चाहिए, वो MBA चाय वाले के सेल्स डिपार्टमेंट पे आके बोलेगा भाई मुझे 10 पैकेट बिस्किट चाहिए। तो इसने अपना डेटा, देखिए मैंने आपको ये दिखाया कि सबके पास अपना अपना सिस्टम है, तो हर इनके पास भी अपना डेटा है। मतलब सिस्टम रखने का मतलब ये है कि डेटा है इनके पास, ये अपना डाटा मेंटेन करते हैं। मतलब डेटा कहाँ मेंटेन करेंगे, अगर उनके पास कंप्यूटर रहेगा, सिस्टम रहेगा, तो अपने सिस्टम में वो मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने अपने सिस्टम में चेक किया कि भैया 10 पैकेट बिस्किट नहीं है इनके पास, वो ख़त्म हो गया था इनके पास, लेकिन उन्होंने बेच लिया, अभी उनके पास नहीं है। तो ये कहाँ चेक करेंगे, ये चेक करेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग के पास कि भाई ये क्या बन जाएगा, मतलब बिस्किट बना दोगे, ताकि कस्टमर तो वेट कर रहा है, उसको 10 पैकेट बिस्किट चाहिए, तो क्या आप बना दोगे। तो ये सेल्स डिपार्टमेंट के लोग कहाँ पे जाएंगे, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि भाई अगर क्या आप बना दोगे, क्योंकि इतना रिक्वायरमेंट है, अभी तुरंत वो कस्टमर खड़े हैं। तो इसके पास क्यों गया, क्योंकि इसके पास सेल्स डिपार्टमेंट के पास प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट के पास बस अपना खुद का इन्फॉर्मेशन है, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट कितना बना रहा है बिस्किट, या कितना बनाने वाला है, या कितना अभी जस्ट वो प्रोसेस में है, वो कितना बना रहा है। ये सेल्स डिपार्टमेंट के पास सिर्फ अपना इन्फॉर्मेशन, अपने डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसको कॉल करके पूछना होगा या मेल करके पूछना होगा। तो इस वजह से कस्टमर कितनी देर खड़ा रहेगा, कस्टमर तो ज़्यादा देर खड़ा रहेगा नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, इसमें ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, और इस वजह से कस्टमर जो कहीं और चला जाएगा। तो ये सबसे पहला डिमेरिट ये है कि मतलब एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। ठीक है, मतलब अगर नहीं, मतलब ERP का, मैं आपको ERP का सिनेरियो समझा रहा हूँ। अगर कस्टमर यहाँ आता है और उसे 10 पैकेट बिस्किट चाहिए, लेकिन वो अपने डिपार्टमेंट में उसके पास नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकता है। क्योंकि वो नहीं देख सकता है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वो बात कर रहा है फ़ोन करके इस डिपार्टमेंट वाले से, सेल्स डिपार्टमेंट वाला, और वो टाइम लग रहा है, इस वजह से कस्टमर कहीं और चला गया। इससे कंपनी का रेवेन्यू क्या होगा जी, रेवेन्यू गिर गया, क्योंकि ये कस्टमर कहीं और चला गया। रेपुटेशन भी अच्छा नहीं रहा कि भाई ये बहुत टाइम लगा रहा है, MBA चाय वाला 10 पैकेट बिस्किट लेने गए, वो इतना टाइम लगा रहा है, इससे रेवेन्यू जो है वो कम हो गया। अब देखिए, क्योंकि चलो ये कस्टमर तो चला गया, ये कस्टमर चलो हमारा चला गया, लेकिन ये तो इसके पास एक प्रॉब्लम हो गया ना कि चलो भाई ये कस्टमर मानो चला गया, लेकिन ये चीज़ जो है
इसके पास तो इशू है कि मतलब अभी तो भाई इसके पास बिस्किट ही ख़त्म है, तो ये क्या करेगा अब प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है हाँ, तो ये बोलेगा भाई सेल्स डिपार्टमेंट का टीम प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट के टीम को बोलेगा कि भाई तुम 10 पैकेट बिस्किट बनाओ, मतलब तुम बिस्किट बनाओ क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। लेकिन तो ये इसको बोलेगा, तो प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, ये तो इसको बोलेंगे, तो ये बोलेगा कि ठीक है तो ये जो है अपने पास चेक करेगा कि कितना ये प्रोडक्शन कर रहा है और कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना रॉ मटेरियल मतलब बिस्किट बनाने के लिए क्या चाहिए, बिस्किट बनाने के लिए आपको मैदा चाहिए, आपको चीनी चाहिए, आपको थोड़ा मोड़ा ड्राई फ्रूट्स चाहिए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें आप जानते हो, दूध चाहिए, घी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट को बोलेगा। लेकिन अब इसको प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए ना जी, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, घी चाहिए, दूध चाहिए। लेकिन ये रॉ मटेरियल का इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छा इसके पास रहता है। मतलब रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल वो होता है जो हमें बिस्किट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ों को से बनाएंगे उसको रॉ मटेरियल। जैसे बिस्किट बनाने के लिए क्या होता है, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, मैदा चाहिए और दूध चाहिए, घी चाहिए। इससे चाय बनाने के लिए चाय बनाने का रॉ मटेरियल क्या होगा, चाय बनाने का रॉ मटेरियल चाय पत्ती होगा, चीनी होगा, है ना, दूध होगा, ये तो होगा, इलायची होगा। तो वही तो अभी चलिए इस सिनेरियो को पकड़ते हैं हम। बिस्किट नहीं है, सेल्स डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले को बोला कि भाई बिस्किट जो है वो बनाओ क्योंकि हमारे स्टॉक में तो ख़त्म है। क्योंकि ये अपने डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन देख पाता है, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले अपने। तो अब इसको बोला गया, तो यहाँ पे इसने क्या देखा कि भाई इसके पास रॉ मटेरियल का इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल का करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो इसके पास होता है, क्योंकि प्रोडक्शन और प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, प्लानिंग करना और प्रोडक्शन करना। तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला इसको बोला, इसने इसको बोला, क्योंकि प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास अपने डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन है, वो रॉ मटेरियल कितना है वो इसके पास है। तो अब ये इसके पास जाएगा फ़ोन करके, मेल करके, उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसमें टाइम लगने की वजह से क्या होगा, मतलब एक ये भी डिमेरिट है ना कि इतना टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है और मतलब कस्टमर फिर से आ सकते हैं और ये चीज़ जो थी वो क्यों नहीं है। तो मतलब एक डिपार्टमेंट के पास दूसरे डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न हो रहा है, बहुत ज़्यादा हर डिपार्टमेंट में कन्फ्यूज़न हो रहा है। ये एक्चुअली अगर सेल्स डिपार्टमेंट वाले को इन्वेंट्री के बारे में पता चल जाता तो वो डायरेक्ट बोल सकता था ना प्रोडक्शन वाले को कि भाई तुम इतना बनाओ जल्दी से, ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है, इतना जल्दी से बिस्किट बना के रेडी कर दो। तो ये चीज़ मतलब ये डाटा जो है, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे डिपार्टमेंट में क्या है, लोग मतलब एक दूसरे डिपार्टमेंट वाले देख नहीं सकते हैं, बस अपने अपने डिपार्टमेंट का ये डाटा देख सकते हैं। अब मान लीजिए बात यहाँ तक आ ही गई है, धीरे धीरे ही आई है। अब बात यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट से होते हुए, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट से होते हुए इन्वेंट्री डिपार्टमेंट तक बात आ ही गई। तो जब इन्वेंट्री डिपार्टमेंट तक बात आ गई कि भैया 10 पैकेट बिस्किट बनाना है, तो ये रॉ मटेरियल परचेस करेगा। रॉ मटेरियल में क्या परचेस करेगा जी, ये आटा, चीनी, घी और एक्सेट्रा। आप समझ सकते हैं कि एक बिस्किट बनाने के लिए क्या चाहिए, तो आपको आइडिया होगा ही। तो ये यहाँ तक आ गया। अब इसने क्या किया भाई, इसने रॉ मटेरियल को इन्वेंट्री डिपार्टमेंट ने परचेस कर लिया। अब इसने परचेस कर लिया मानिए बहुत सारा रॉ मटेरियल बनाने के लिए, लेकिन इसने एचआर में कितने मतलब स्टाफ हैं, एचआर डिपार्टमेंट में कितने स्टाफ है, इसका इसने ध्यान नहीं दिया। इसने बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीद लिया और इसने एचआर डिपार्टमेंट में कितने हैं वो चीज़ इसने नहीं चेक किया कि कितने स्टाफ हैं काम करने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए। ये इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वाले लोगों ने नहीं देखा, ये नहीं देखा इन्होंने। तो इसका मतलब अब एचआर डिपार्टमेंट को क्या करना होगा, एचआर डिपार्टमेंट वाले को हायरिंग करनी होगी, मतलब बंदों को स्टाफ को क्या करना होगा, नौकरी देनी होगी, ताकि ये डेली वेजेस पे देना हो। मानिए कि भाई 2 दिन का काम है तो डेली वेजेस पे रख लेंगे, 2 दिन का काम है तो, और 2 दिन के लिए तो मतलब इससे क्या होगा, मतलब इसने क्योंकि इन्वेंट्री डिपार्टमेंट ने एचआर डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं देखा, तो इस वजह से क्या हो रहा है, कि एक
अच्छा प्लानिंग नहीं हो रहा है, एक सेंट्रलाइज्ड नहीं हो रहा है, एक ऑर्गेनाइज वे में देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है। तो इस वजह से क्या होगा कि HR डिपार्टमेंट वाले को रिक्रूटमेंट करना होगा, मतलब बहाली करना होगा, डेली वेजेस पे ही करना पड़े, 4 दिन के लिए काम हो, 1 महीने के लिए काम, जितने दिन के लिए काम हो उतने दिन के लिए क्या करेगा, ये बंदे को हायर करेगा, बंदे को नौकरी पर रखेगा और ये काम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वाले ने जो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वाले ने परचेस किया और इसने क्या किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपडेट नहीं किया कि हमने इतना इतना ख़रीदा है, ठीक है, इसने अपडेट नहीं किया। और फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को तो नॉलेज है ही नहीं कितना माल ख़रीदा गया, कितना रॉ मटेरियल ख़रीदा गया है। तो इस वजह से फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले ने पेमेंट नहीं किया। किसको नहीं किया पेमेंट? वेंडर को। मतलब मैं ये कह रहा हूँ इन्वेंट्री डिपार्टमेंट ने ये आटा चीनी रॉ मटेरियल को खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, लोन पे खरीदा, अपने सप्लायर से, वेंडर से खरीद लिया। तो अब इसने क्या किया, इसने बस अपने डिपार्टमेंट में इस इंफॉर्मेशन को, डाटा को सेव कर लिया। तो ये इन्फॉर्मेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला तो देख ही नहीं सकता है, और इसने बताया भी नहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट को भैया इतना पेमेंट करना है, नहीं बताया। इसके वजह से क्या हुआ, वेंडर को, सप्लायर को सही टाइम पे पेमेंट हो नहीं पाया। सही टाइम पे जब अगर पेमेंट हो नहीं पाया तो क्या होगा, इससे ये तो अच्छी बात नहीं है ना, इससे तो मतलब कंपनी का ही नुकसान है, ठीक है, कंपनी का रेपुटेशन खराब होगा और हमारे अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट क्या हो सकता है, लीगल एक्शन भी कंपनी ले सकता है। तो ये जो सारा कन्फ्यूज़न है, ये जो सारा कन्फ्यूज़न जो मैंने आपको एक बिजनेस प्रोसेस बताया MBA चाय वाला को लेके, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब इसका मेन ये है कि हर एक डिपार्टमेंट के पास सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन रहता है, दूसरे डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। इस वजह से सारा कन्फ्यूज़न हो रहा है। अगर मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट के पास अगर प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन रहता तो क्या कितना आसानी रहता, वो बता देता कि भाई हम आपको दे पाएंगे, अगर आधे घंटे में देना है, 1 घंटे में देना है, तो वो उसको बता देता कि भाई आप ये कर दो, मतलब आप जल्दी से बना के दे दो। मतलब मैं कस्टमर को वो बता देता कि आप रुकिए 1 घंटा, वो प्रोडक्शन चालू है, वो 1 घंटे में आपको बना के दे देगा। अगर इन्वेंट्री डिपार्टमेंट ने जो माल ख़रीदा था, जो रॉ मटेरियल ख़रीदा था, इसका इन्फॉर्मेशन अगर फाइनेंस वाले को पता चल जाता तो वो सही टाइम पे पेमेंट कर देता। इससे कंपनी का रेपुटेशन ख़राब नहीं होता, सप्लायर को सही टाइम पे पेमेंट, पैसा रहते हुए भी सही टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ। तो एक दूसरे डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये नहीं है तो अगर ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, अगर ये इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, ये चीज़ अगर उसके पास है, तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है। कोई भी इसको फॉलो नहीं करते, तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा सिनारियो है जो मैंने आपको बताया, जो इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो मैं आपका कुछ इसमें डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टीज among वेरियस डिपार्ट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की कमी हुई, जो हमने देखा भी, ये बिजनेस प्रोसेस जो हमने भी देखा MBA चाय वाला का, इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी हुई, ये पहला डिमेरिट है। दूसरा, रिसोर्सेज का हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास क्योंकि डाटा का इन्फॉर्मेशन नहीं दूसरे डिपार्टमेंट का, इस वजह से रिसोर्स अच्छे से यूज़ ही नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ
रिसोर्सेज। तीसरा, इमरजेंसी में मानिए अगर कोई आके बोल दे भाई कि मैं 10 कप चाय चाहिए, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि भाई इन्वेंट्री वो माल है भी कि नहीं, दूध है भी कि नहीं, तो मतलब हम इमरजेंसी में हम डिसीजन ले ही नहीं सकते। कस्टमर को हम बता ही नहीं सकते कि इतना हम आपको सप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब इमरजेंसी डिसीजन नॉट पॉसिबल। इमरजेंसी डिसीजन नॉट, ये मेन तीन डिमेरिट है। ये आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि डिसेंट्रलाइजेशन जो प्रॉब्लम होता है अगर हम अच्छे से डाटा को मेंटेन नहीं करें, अगर हम अच्छे से इन्फॉर्मेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छे से अगर हम डाटा को, इन्फॉर्मेशन को हर एक डिपार्टमेंट का इंटीग्रेटेड नहीं रखेंगे, अच्छे से नहीं रखेंगे सारे डिपार्टमेंट के इन्फॉर्मेशन को, तो ये हमें इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉब्लम है जिसमें इन्फॉर्मेशन डाटा अच्छे से हर एक डिपार्टमेंट में नहीं पहुंच पा रहा है या एक डिपार्टमेंट वाले दूसरे डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन को नहीं देख पा रहे, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इसका सॉल्यूशन है जी। तो अब हम फिर से वही MBA चाय वाला के बिजनेस प्रोसेस को, बिजनेस सिनेरियो को हम फिर से लेते हैं और फिर से अब हम सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। MBA चाय वाला, अब इसने लिया सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, हाँ सेम बिजनेस प्रोसेस हम समझते हैं, ठीक है। तो अगर वही मान लो कि 10 पैकेट बिस्किट लेने आया, तो यार हम उसको बोल सकते हैं ना कि अभी सपोज आउट ऑफ स्टॉक है, तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम हम समझ रहे हैं। तो पहले आप सेंट्रलाइज सिस्टम समझो कि होता क्या है। तो ये होता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन और डाटा सेल्स डिपार्टमेंट के पास भी होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन HR डिपार्टमेंट के पास भी होगा, मतलब सबका इंफॉर्मेशन इंटरलिंक्ड रहेगा, इंटीग्रेटेड रहेगा, सारे डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड रहेगा जी, ठीक है जी। मतलब सारे डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ क्या रहेगा, इंटरलिंक्ड रहेगा। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट वाला जो है वो प्रोडक्शन प्लानिंग का भी इंफॉर्मेशन देख सकता है, डाटा देख सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट वाला इन्वेंट्री का भी इंफॉर्मेशन देख सकता है, HR वाला, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ क्या है, इंटीग्रेटेड है, वो देख सकते हैं, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक दूसरे का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब इसके पास अगर सेल्स डिपार्टमेंट के पास 10 पैकेट बिस्किट लेने आया, 10 पैकेट बिस्किट लेने आया, आउट ऑफ स्टॉक है, सेल्स डिपार्टमेंट के पास बिस्किट नहीं है 10 पैकेट, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग वाले सिस्टम में चेक करेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन को चेक करेगा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या भी हुआ कितना, तो वो तुरंत चेक करेगा। कस्टमर खड़ा है उसी समय वो चेक करेगा कि भाई हाँ अगर हो रहा होगा कि मतलब अगर थोड़ी देर में, आधे घंटे में हो जाएगा, तो बोलेगा भाई प्रोडक्शन चालू है, आधे घंटा रुक जाओ या जितना भी टाइम रुक जाओ, हम आपको दे देंगे 10 पैकेट। तो इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो उसने उसको तुरंत कस्टमर को क्या किया, कस्टमर को उसने तुरंत रिप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा, हमारा रेवेन्यू, हमारा लॉस नहीं होगा, और हमारा क्या होगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, और हमारा कस्टमर जो हमारा जो डिसेंट्रलाइज हमने कस्टमर छूट गया था, वो कस्टमर कहीं और नहीं जाएगा, वो हमारे पास ही रहेगा। अगर सपोज़ बनाने की प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट वाला चेक करेगा कि भाई कस्टमर जो है, सपोज़ एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि कस्टमर आया, बोला हमें, सेल्स डिपार्टमेंट के पास आया, बोला 200 बर्गर बर्थडे पार्टी के लिए चाहिए, बर्थडे पार्टी के लिए 200 बर्गर चाहिए, ठीक है। तो आके बोला इसने कि 200 बर्गर चाहिए।
तो 200 बर्गर चाहिए इसने बोला। लेकिन तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा, तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला 200 बर्गर बनाने के लिए वो सबसे पहले इन्वेंट्री चेक करेगा कि भाई इतना इन्वेंट्री है कि नहीं है। तो ये इसको बोलेगा भाई तुम इन्वेंट्री डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन सेल्स डिपार्टमेंट वाला ही अपने यहाँ पे देख लेगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि इस हर एक डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन सभी के पास रहता है, इसमें सेल्स डिपार्टमेंट वाले के पास। तो वो देख लेगा, अगर सपोज़ वो देखेगा कि नहीं इन्वेंट्री में मतलब रॉ मटेरियल बर्गर बनाने के लिए क्या चाहिए, आटा चाहिए, मैदा चाहिए, वो बन चाहिए और उसमें जो भी चीज़ें रहती हैं मतलब, तो वो इसको बोलेगा भाई कि 200 बर्गर बनाने का ऑर्डर आया है, अब मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो आप रॉ मटेरियल परचेस कर लो। तो ये क्या करेगा, ये इन्वेंट्री डिपार्टमेंट क्या करेगा, रॉ मटेरियल को परचेस करेगा, लेकिन वो अपने स्टाफ को देखते हुए परचेस करेगा। अगर सपोज़ ये रॉ मटेरियल इसे परचेस करने जाएगा और उसको स्टाफ भी चाहिए, तो ये क्या करेगा, इन्वेंट्री वाला बंदा ये एचआर वाले को भी देख लेगा, मतलब हमारे पास स्टाफ है कि नहीं है तो वो उसको अपडेट कर देगा भाई कि आप इतने स्टाफ चाहिए, 200 बर्गर बनाना है। तो मतलब ये बहुत ही इंटीग्रेटेड है। फिर ये जहाँ से रॉ मटेरियल खरीदेगा वो अपने सिस्टम में लगा देगा, तो फाइनेंस वाला भी इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में देख लेगा कि भाई इतना रॉ मटेरियल खरीदा गया है, इस सप्लायर से लोन पे क्रेडिट पे खरीदा गया है। तो फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट वाला भी क्या करेगा, सही टाइम पे पेमेंट कर देगा वेंडर को, सप्लायर को। इससे देख रहे हो कि सारा इन्फॉर्मेशन एक दूसरे डिपार्टमेंट में अगर सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे से फ्लो होगा और इंटीग्रेटेड रहेगा तो कितने आसानी से काम कर रहे हैं ये लोग, कितने आसानी से एक डिपार्टमेंट वाला दूसरे डिपार्टमेंट वाले से किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है या कस्टमर को से मतलब होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से काम हो जा रहा है। हम वेंडर को भी पेमेंट कर दे रहे हैं और हम आसानी से हम रॉ मटेरियल भी परचेस कर ले रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट वाला को भी इसका इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है। तो कितने ईजी से स्मूथली आसानी के साथ ये सारा काम हो रहा है। अगर सेंट्रलाइज सिस्टम है तो हर एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन है। तो मैं कुछ की बेनिफिट्स आपको बता देता हूँ। की बेनिफिट्स में आपको मैं ये समझता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो कुछ की बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ जो सेंट्रलाइज सिस्टम का होता है। की बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। पहला, it helps in exchanging, passing information among various डिपार्टमेंट्स। मैं भी समझाऊंगा आपको, एक पॉइंट को कर करके समझाऊंगा। मैं लिख दे रहा हूँ कुछ की पॉइंट्स।
तो भाई ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आप समझ लो कि हमने जो MBA चाय वाला का जो हमने बिज़नेस देखा, बिज़नेस सिनेरियो, बिज़नेस प्रोसेस को जो मैंने आपको समझाया कि सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होगा कि हर एक सेल्स डिपार्टमेंट के पास हर एक डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन होगा, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के पास भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी इन्फॉर्मेशन होगा, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ एक दूसरे का इन्फॉर्मेशन रहेगा। इसकी मदद से क्या होगा, तो ये मतलब इट हेल्प्स इन सेंट्रलाइज सिस्टम जो है, जो ERP का, ये ERP का ही है, ERP का जो सेंट्रलाइज सिस्टम ये हेल्प करता है एक्सचेंज करने में, वो पास करने में इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर मतलब एक दूसरे के डिपार्टमेंट में ये इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में, पास करने में मदद करता है। कौन? सेंट्रलाइज सिस्टम। ये हेल्प करता है एलिमिनेट हटाने में, रिमूव करने में, हटाने में, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को, मतलब डेटा डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में ने जो किया उसने अपना डेटा लगा दिया, अब दूसरे डिपार्टमेंट वाला भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम अपने डिपार्टमेंट में अलग कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में अलग, मतलब एक ही डेटा को अपडेट किया जा रहा है एक ही बार में, और वो डेटा को हर एक डिपार्टमेंट वाले देख ले रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, सेंट्रलाइज सिस्टम में नहीं है, डिसेंट्रलाइज में है। तो ये भी एक हेल्पफुल चीज़ है। सेंट्रलाइज सिस्टम इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी, मतलब अगर हम चाय बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, डाटा है हर एक डिपार्टमेंट का, कोऑर्डिनेशन अच्छे से हम काम कर रहे हैं, मतलब हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिल के इंटीग्रेट होकर कोऑर्डिनेट होकर काम कर रहा है, उससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा हमारा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब हम कितना रॉ मटेरियल, जैसे चाय बनाना है तो हम कितना रॉ मटेरियल हमें मंगाना है, दूध कितना मंगाना है, चाय पत्ती कितना मंगाना है और चीनी कितना मंगाना है, तो हम उसका मैनेजमेंट भी हम अच्छे से कर पाएंगे, क्वालिटी को हम इंक्रीज़ कर पाएंगे, और हम मटेरियल के कॉस्ट को हम, देखिए अननेसेसरली बहुत सारे कॉस्ट हो जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे हम मटेरियल कॉस्ट को कम करें, ठीक है, लेकिन हाँ कॉम्प्रोमाइज़, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और हम जो भी हमारे स्टाफ, हम अपने स्टाफ को जितने चाहिए स्टाफ उतने ही रखें, और उसको अच्छे से हम यूटिलाइज़ करें, 8 घंटे 10 घंटे जितने भी करना उसको अच्छे से यूज़ करें, और हम अपने लास्ट में हमारा मोटिव क्या है, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना जी, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ इसको भी इंक्रीज़ करना। तो यही है हमारा की पॉइंट्स ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे। मैंने बहुत इजी फॉर्म में बताने की कोशिश की आपको, एक अच्छे से MBA चाय वाला का मैंने बिज़नेस प्रोसेस लिया और उसकी मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ERP जो है, ये ERP मैंने आपको समझा दिया, ERP सेंट्रलाइज सिस्टम। तो यही ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये मैंने आपको एक बिज़नेस प्रोसेस, MBA चाय वाला बिज़नेस प्रोसेस की मदद से मैंने आपको ERP समझाने की कोशिश की है। तो अभी ERP हमारा चलिए ख़त्म हो गया, अब हम SAP की तरफ चलते हैं। तो ERP के बहुत सारे टूल्स हैं, ERP के बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। तो जिसमें SAP जो है, SAP एक ERP का ही टूल है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ERP टूल्स, SAP है इसमें, Oracle है, PeopleSoft है, JD एडवर्ड है, बान है। तो ये ERP के टूल्स हैं, जिसमें सबसे अच्छा जो ERP है वो है SAP। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वाइडली, इवन इंडिया के गवर्नमेंट कंपनीज़ में भी, फॉरेन की कंपनीज़ में भी, मतलब ये 90% ये बहुत ज़्यादा ही यूज़ होने वाला बेस्ट है और वाइडली यूज्ड है, बेस्ट एंड वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर है, ERP है SAP। और एक और चीज़ मैं ये बता दूं कि ERP जो है ना, ERP जो है ये
जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ही या SAP सॉफ्टवेयर का लाइसेंस को परचेज़ कर पाती हैं, इसीलिए बड़ी बड़ी MNC कंपनी हो गई या हमारे इंडिया में भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे सेल हो गया, भेल हो गया, कोल हो गया, वहाँ पे SAP सॉफ्टवेयर यूज़ होता है क्योंकि इसका लाइसेंस बहुत महंगा है। तो छोटी कंपनी या मिडिल लेवल की कंपनी जो है SAP सॉफ्टवेयर को परचेज़, SAP के जो लाइसेंस है उसको परचेज़ नहीं कर पाती है, तो वो लोग टैली यूज़ कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें को यूज़ करते हैं, SAP यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि ये महंगा बहुत है। तो अगर लेकिन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो अफोर्ड कर सकता है तो वो SAP को यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे अच्छा डेटा मेंटेनेंस के लिए SAP से अच्छा सॉफ्टवेयर है ही नहीं, इससे अच्छा सॉफ्टवेयर है ही नहीं, तो SAP यूज़ किया जाता है। तो SAP के बारे में चलिए हम SAP के बारे में मैं आपको बता दूं। SAP ERP टूल है। SAP जो है वो ERP टूल है। मैंने इसका आपको फुल फॉर्म बता ही दिया पहले भी, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड बाय 5 फॉर्मर IBM engineers। इनको इसको डेवलप किया गया था 5 फॉर्मर, इसको डेवलप किया गया था 5 फॉर्मर IBM इंजीनियर्स के द्वारा। तो ये कब किया गया था जी? 1972। इन 1972 में इसको किया गया था। SAP फॉलोज ERP जो हमने आगे बताया, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट SAP फॉलो करता है, जो हमने भी पढ़ा था ना MBA चाय वाला का बिजनेस सिनेरियो, सेंट्रलाइज्ड वाला, SAP उसी को फॉलो करता है। SAP was first released in 1972 in German language। SAP headquarters is in Germany। तो गाइस देखिए, SAP जो है ये एक तो ERP टूल है, मतलब एक ERP का टूल है। SAP का अगर फुल फॉर्म देखें तो इट स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। इसको डेवलप किया गया था 5 IBM इंजीनियर्स के द्वारा 1972 में ही। SAP फॉलो करता है ERP सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम को। SAP जो है पहली बार रिलीज़ किया गया जर्मन लैंग्वेज में 1972 में ही। SAP हेडक्वार्टर जो है वो जर्मनी में ही है। तो ये SAP के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया कि SAP है क्या। तो मेन देखिए डेटा मेंटेनेंस का ही जो है वो सारा खेल है जो SAP का, वो डेटा को अच्छे से मेंटेन करने में मदद करता है। SAP का बस यही काम है, ठीक है, ये डेटा को अच्छे से मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये चीज़ आप बस एक सिंपल फॉर्म में समझ लो कि डेटा मेंटेनेंस के लिए SAP को लाया गया है। डेटा को अच्छे से मेंटेन करना है, इसलिए डेटा को लाया गया है कि डेटा हर एक डिपार्टमेंट मेरा ईजी फ्लो हो, हर एक डिपार्टमेंट मेरा डेटा जाए ताकि हमारा काम स्मूथली चलता रहे, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली हम काम करें, एफिशिएंटली हम काम करें। मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसका हम अच्छे से इस्तेमाल करें, यूटिलाइज़ करें। ये नहीं कि मतलब अच्छे से काम नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करें। और इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा, गुडविल भी बढ़ेगा। तो ये मेन काम जो हमारा
SAP का यही है, डेटा मेंटेनेंस अच्छे से होगा, हर एक डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन अच्छे से जाएगा इंटरनली, एक कंपनी के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब SAP का वर्जन आया, SAP वर्जन्स। सबसे पहला SAP का जो वर्जन आया वो 4.6, 4.7, फिर ECC आना शुरू हो गया। मैं बताऊंगा ECC क्या होता है अभी आपको। ECC 6.0, ECC 7.0। ECC का फुल फॉर्म क्या है? तो ECC का फुल फॉर्म है ERP सेंट्रल कंपोनेंट। ECC फुल फॉर्म है ERP सेंट्रल कंपोनेंट, ERP सेंट्रल कंपोनेंट। तो मैं आशा करता हूँ ये आप समझे होंगे, बहुत ही आसानी तरीके से मैंने बताया आपको। ये बहुत ही ये SAP क्या है, डेटा मेंटेनेंस जो है वो वही है। तो चलिए अब SAP के दो SAP में जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह SAP में भी दो पहलू हैं। SAP के भी दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं। SAP का भी दो पार्ट है और SAP का दो, उसको मॉड्यूल बोलते हैं यहाँ पे। SAP के दो पार्ट को दो मॉड्यूल बोलते हैं। SAP में दो मॉड्यूल होते हैं, एक फंक्शनल मॉड्यूल और एक टेक्निकल मॉड्यूल। चलिए वो देखते हैं। SAP फंक्शनल मॉड्यूल, टेक्निकल मॉड्यूल। इसमें आ जाता है आपका फाइनेंस, कंट्रोलिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल्स मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। और टेक्निकल में क्या आता है जी? ABAP आता है। ABAP का मतलब, ABAP का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी दूसरा है बेसिस। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। सिक्योरिटी
BWBI। बिजनेस वेयर हाउस, बिजनेस इंटीग्रेशन, बिजनेस इंटीग्रेशन। ओके जी। तो ये देखिए SAP के दो मॉड्यूल हैं, एक फंक्शनल मॉड्यूल, एक टेक्निकल मॉड्यूल। फंक्शनल मॉड्यूल में क्या आता है जी? फिनांस आता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करने के लिए, कंट्रोलिंग आता है इंटरनल रिपोर्टिंग करने के लिए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। अभी टेक्निकल आ जाइए, मतलब जो डेवलपर होते हैं, जिन्होंने मतलब टेक्निकल जो बंदे होते हैं, तो उसमें ABAP आता है, बेसिस आता है और सिक्योरिटी आता है, BIBW। ABAP कौन होता है? जो डेवलपर होते हैं, जिनका काम डेवलपमेंट करना होता है, ये डेवलपर होते हैं, ठीक है। ये डेवलपर होते हैं जो जिन्होंने MCA किया हुआ है, जो कंप्यूटर साइंस जिन्होंने MCA किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। बेसिस कौन होते हैं जी? बेसिस भी वही होता है, टेक्निकल बंदे होते हैं, टेक्निकल कोर्स जिन्होंने किया हुआ है। टेक्निकल कोर्स मतलब MCA किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है। और इनका काम क्या होता है? ये मीडिएटर होता है। बेसिस जो है वो मीडिएशन का काम करता है SAP और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। इट इज़ अ मीडिएटर बिटवीन SAP एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ अ mediator between SAP and operating system। जैसे कि विंडो, ठीक है। सिक्योरिटी, इनका काम होता है ऑथराइजेशन देना। जैसे बहुत सारे फंक्शन, जैसे हम इनवॉइस पोस्टिंग करना है तो उसका ऑथराइजेशन कौन देगा? उसका ऑथराइजेशन सिक्योरिटी वाले जो एम्प्लॉय होंगे वो देंगे, ठीक है। इनका काम ऑथराइजेशन देना होता है, ऑथोराइजेशन देना होता है, ठीक है। बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस वेयर हाउस। तो अभी हमने जो MBA चाय वाला का जो हमने वो बिजनेस सिनेरियो हमने पढ़ा था, मैं एक बार फिर डायग्राम बनाता हूँ और उसे रिलेट करता हूँ। इस फंक्शन मॉड्यूल को मैं उससे रिलेट करता हूँ और टेक्निकल को भी मैं रिलेट करता हूँ। देखिए, MBA चाय वाला, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो SAP FICO इसमें आएगा, SAP FICO इसमें आ जाएगा। देखो इसमें आएगा ये ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, SAP HCM इसमें आएगा। इन्वेंट्री मटेरियल्स मैनेजमेंट, SAP MM इसमें आएगा। SAP PP इसमें आएगा। SAP SD इसमें आएगा। तो देख रहे हो आप, MBA चाय वाला का जो मैंने आपको बिज़नेस बताया था, तो उसका जो अगर उसने जैसे उसका बिज़नेस बहुत बड़ा हो रहा है, वो फॉरेन भी जाने का सोच रहा है, तो वो SAP सॉफ्टवेयर अगर परचेस उसने मानिए वो परचेस कर लेता है, तो उसको लाइसेंस क्या चीज़ खरीदना पड़ेगा। उसको लाइसेंस SAP फिनांस एंड कंट्रोलिंग के लिए, फिनांस डिपार्टमेंट के लिए उसको SAP FICO का लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। और वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको सेल्स डिपार्टमेंट को किस चीज़ का लाइसेंस खरीदना होगा, तो SAP SD का, SAP PP का प्रोडक्शन एंड प्लानिंग के लिए, मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के लिए SAP MM का, और HR डिपार्टमेंट के लिए SAP ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। तो वही बिज़नेस देख लो आप, MBA चाय वाला को
को लेके मैंने ये आपको बता दिया कि SAP का इसमें कैसे यूज़ होगा। अब मान लो एक FI फिनांस वाले बंदे को इनवॉइस पोस्टिंग करना है, ठीक है। तो SAP ने क्या किया, अपना स्टैंडर्ड एक इनवॉइस का फॉर्मेट दिया है। SAP ने स्टैंडर्ड क्या किया है, अपने इनवॉइस, कस्टमर इनवॉइस हो, वेंडर इनवॉइस, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया अपने हिसाब से। लेकिन अब चाय वाला जो है, जो MBA चाय वाला जो है, इसको अपना लोगो कंपनी का देना है, ठीक है, अपने इनवॉइस पे देना है लोगो, या ऐसी बहुत सारी मतलब चीज़ें जो हमें अपने MBA चाय वालों को अपने कंपनी के हिसाब से करना है, ठीक है। तो उसके लिए अब ये सारे डिपार्टमेंट, ये सब फंक्शनल डिपार्टमेंट है लोग, ये लोग नहीं कर पाएंगे वो। उसके लिए ये डेवलपर आएगा जिसको SAP में एबैपर बोलते हैं, एबैप। ये डेवलपर जो है वो डेवलपमेंट करेगा। अगर जो चीज़ SAP ने स्टैंडर्ड दिया, जैसे कि इनवॉइस पोस्ट करने के लिए एक फॉर्मेट दिया है SAP ने, तो वो फॉर्मेट अगर MBA चाय वाला का या किसी भी बिजनेस का वो फुलफिल अगर नहीं हो रहा है, वो चाहता है कुछ और भी चीज़ों को ऐड करना, किसी भी चीज़ के लिए, इनवॉइस को पोस्ट करने के लिए, पेमेंट को पोस्ट करने के लिए, कस्टमर से पेमेंट लेना है, उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करना है या हटाना है, तो ऐड करने के लिए एबैपर आएगा सीन में, और वो क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, और फिर वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हमको कर दिया जाएगा। तो SAP ने यहाँ तक का दिया, अपना फॉर्मेट भी दिया, फिर उसमें चेंजेस करने के लिए भी, डेवलप करने के लिए भी एबैपर का भी इसने बनाया हुआ है, वो डेवलपमेंट कर देगा। फिर सिस्टम्स, इसमें डिफरेंट सिस्टम होता है, उसके लिए इंटीग्रेशन के लिए बेसिस आता है, इसके बारे में डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। सिक्योरिटी, ऑथराइजेशन देना, कि किसी को भी ऑथराइजेशन देना है, तो उसके लिए सिक्योरिटी आएगा। तो ये देख लो आप, ये मैंने आपको SAP के बारे में पूरा बता दिया, फंक्शनल मॉड्यूल के बारे में बता दिया, टेक्निकल मॉड्यूल के बारे में बता दिया, एक MBA चाय वाला के बिजनेस के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब चलिए, तो कोई भी आप बिजनेस सिनेरियो को इमेजिन करके आप इस तरह से आप समझ सकते हो SAP से रिलेटेड। तो चलिए एक लास्ट में आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ कि SAP का जो बेनिफिट्स क्या है। लास्ट में मैं आपको वो बेनिफिट्स लिख देता हूँ। तो कैसे देखिए, अगर मेजर बेनिफिट्स क्या है SAP का, तो सेंट्रलाइज डेटाबेस, हम डेटा को एक जगह सेंट्रलाइज लोकेशन पे हम क्या होता है, डेटा सेव होता है, जहाँ से हर एक डिपार्टमेंट क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं डेटा को। इससे क्या होगा, अच्छे से काम होगा, स्मूथली काम होगा। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक है। डेटा हमारा सेफ है, क्योंकि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही डेटा जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में बाहर नहीं शेयर किया जा रहा है। एम्प्लॉइज़ जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के वो देख रहे हैं, ताकि एक मतलब मिलजुल के काम हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो डेटा सेफ्टी है, बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस होगा, अच्छे से बिजनेस प्रैक्टिस होगा। SAP जो है आपको मल्टीपल कंट्रीज़ में स्टैंडर्ड SAP जो है उसने मल्टीपल कंट्रीज़ में काम करने के लिए उसने ऑप्शन दिया हुआ है, करेंसी उसने दिया हुआ है, लैंग्वेजेस दिया हुआ है, जो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये ऑप्शन SAP देता है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन एबैपर है, एबैपर क्या करेगा, आपको अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप डेवलपमेंट करवा लो एबैपर से, तो क्या होगा, इससे इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशन हो जाएगा। कंट्री स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, हर एक कंट्री वाइज, मतलब आपको जैसे कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है, अप्रैल से मार्च है, तो वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड दिया हुआ है। USA का क्या है, जैन से दिसंबर कैलेंडर ईयर, वो ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें SAP ने बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड दिया हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। और एसेट अकाउंटिंग करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, टैक्सेशन करना है, तो वो सारी चीज़ें SAP ने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये है मेजर बेनिफिट्स ऑफ SAP, तो जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो गाइज़ ये था आज मेरा एफर्ट आपको ये समझाने का कि ERP क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड ERP सिस्टम क्या होता है, फिर SAP जो है ERP का टूल है वो क्या होता है। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कोशिश किया कि आपको इजी तरीके से, मैंने बहुत इजी और सिंपल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की। मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझे होंगे और मेरा जो चैनल है उसको शेयर कर लें, ताकि मैं आगे भी जो वीडियोस लाऊं SAP के रिलेटेड आप तक वो पहुंचे। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें दूसरों के साथ, जो भी SAP पढ़ना चाहता है उसके साथ। सो थैंक यू।